ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक रहेगा दयानंद सरस्वती से संबंधित। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनके जीवन काल की प्रक्रिया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो ये टंकारा नामक स्थान पर हुआ था, काठियावाड़ के। ठीक है, काठियावाड़ के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। और इसके बाद हम ध्यान देंगे कि पहले इसमें हमने आपको जीवन काल से संबंधित टॉपिक बता चुके थे। और इसके बाद इनके जो दयानंद और भारतीय राष्ट्रवादिता के जो इनके चिंतन थे उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए वो पेन कॉपी निकाल के रखेंगे और उसको समझेंगे और लिखते जाएंगे। तो सभी को लिखना है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवादिता की भूमिका के बारे में समझेंगे। तो जिसमें हिंदू पुनरुत्थान के आक्रामक समर्थन, अर्थात कहने का मतलब है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो हिंदू पुनरुत्थान, हिंदुओं के उत्थान के लिए, बेटा ध्यान दे यहाँ पर कि हिंदुओं के पुनरुत्थान के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे थे? आक्रामक समर्थक थे। अर्थात कहने का मतलब वो पूर्ण समर्थन करते थे, सभा साथ देते थे किसका? हिंदुओं के पुनरुत्थान में, हिंदू समाज के पुनरुत्थान के लिए या फिर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए पूर्ण समर्थन करते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और यह समर्थन करके अपने हिंदू समाज का, हिंदुओं का और क्या नाम से समाज का पुनरुत्थान करना चाहते। ठीक है, तो इसके बाद इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरागत या परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। अर्थात कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात चल रही है इसमें। तो उन्होंने एक प्रयास और किया है कि इसमें जो विवेक शून्य अंधविश्वासों परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष किया। कहने का मतलब है कि समाज में जो विवेक शून्य अंधविश्वास चल रहे हैं उसके विरुद्ध या फिर उसे रोकने के लिए उन्होंने समाज में अनेक प्रकार के ऐसे संघर्षों का सामना किया जिनके द्वारा अंधविश्वासों और विवेक शून्यता की प्रक्रिया को रोक सके। अर्थात कहने का मतलब है कि उन्होंने ऐसी परंपराओं को, ऐसे अंधविश्वासों को जो विवेक शून्य रूप से समाज में प्रचलित थे और उनके लिए रोकने के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष किया। इसने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ध्यान रखें कि आप जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवादिता के बारे में। उसकी आपने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी थी या पढ़ी थी, वो थी आपकी कहने का मतलब हिंदू पुनरुत्थान के बारे में या फिर हिंदुओं के पुनरुत्थान के बारे में कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनने हिंदुओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट हेडिंग हमने बताई हुई है वो है विवेक शून्य अंधविश्वासों परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। अर्थात कहने का मतलब वो चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार के विवेक शून्य व्यक्ति या फिर ऐसी परंपरावाद या अंधविश्वास ना चले जो कि विवेक शून्य हो। इनको मिटाने के लिए उन्होंने समाज में अनेक प्रकार के ऐसे संघर्ष किए जिनके द्वारा समाज में ऐसे अंधविश्वासों को क्या कर पाया है, मतलब मिटा पाया या फिर खत्म कर पाया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी व्यक्तित्व एवं सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। अर्थात जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो समाज में ऐसे समाज और व्यक्तियों के चरित्र निर्माण का संदेश देते थे। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति और समाज चरित्र निर्माण का संदेश देते थे समाज में। कहने का मतलब है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थी तो वो स्वामी दयानंद भारतीय चरित्र की दुर्लभताओं को देखते हुए उन्होंने भारतीय व्यक्तित्व एवं समाज के चरित्र निर्माण का संदेश हिंदू समाज में एवं अन्य समाजों में, और कहने का मतलब समाज में जो
ऐसा चरित्र चल रहा था जिसके कारण समाज का विकास नहीं हो पाता। तो उसके लिए उन्होंने व्यक्तित्व एवं समाज की या सामाजिक चरित्र निर्माण की भूमिका में या फिर सामाजिक चरित्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में या सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश दिया। सभी समाजों में, हिंदू समाज में, अन्य समाजों में या समाज में उन्होंने सामाजिक और व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण का प्रचार प्रसार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की बात आती है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। तो क्या था, पहले व्यक्ति एक तरह से निर्भीक नहीं रहता था, तो उन्होंने निर्भीकता से समाज में व्यक्तियों को निर्भीकता से बाहर निकाला और कहने का मतलब है उसको कर्तव्य पालन का संदेश किया। और उनका जो प्रयास था वो था हिंदू समाज का उत्थान करना। तो हिंदू समाज में तमाम प्रकार के, वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो वैसे भी आप सभी को मालूम है कि वो एक समाज सुधारक है। ठीक है, और ब्राह्मण समाज के आर्य समाज की उन्होंने क्या की, कौन है वो, संस्था। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने अन्य समाजों में विकास की प्रक्रिया को अपनाया। कहने का मतलब है कि उन्होंने कर्तव्य पालन का संदेश दिया समाज में, और वो भी एक क्या नाम से दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और वो एक कर्तव्यपूर्ण व्यक्ति थे और वो कर्तव्य के बारे में समाज में जागरूकता फैला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंदर एक ऐसी भावना थी कि जब देश की स्वतंत्रता की प्रति उनके अंदर एक भावुकता उत्पन्न थी, जिसके द्वारा वो पूर्ण रूप से संलग्न थे उसमें, और कहने का मतलब खुद ओतप्रोत थे और दूसरों को भी समाज में ओतप्रोत करते थे। किसके लिए, दो देश की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी, वो है देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। अर्थात कहने का मतलब है उनका मुख्य जो मानना था या वो कहना था, वो ये चाहते थे कि जो देसी भाषाएं हैं उनको अपनाया जाए और हिंदी भाषा को मातृभाषा बनाया जाए, ऐसा उनका मानना था। समाज में उन्हें इसी भाषा का या इन भाषाओं का कहने का मतलब था उनका कि जो समस्त प्रकार की देसी भाषाएं थी उनको अपनाने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई, हिंदू समाज में जागरूकता फैलाई और हिंदी भाषा को एक तरह से मातृभाषा मानने के लिए या फिर संपर्क भाषा के रूप में मानने के लिए हिंदू समाज में और या फिर भारतीय समाजों में विशेष प्रकार से उसमें उन्होंने उत्साह किया या फिर प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इसके बाद आती है स्वदेशी के प्रयोग पर बल। कहने का मतलब है कि ये तो सभी ने किया है, कहने से जो भी स्वतंत्रता संग्रामी या फिर स्वतंत्रता से संबंधित विचार व्यक्त किए होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा होगा कि विदेशी कोई भी जो देशी चीज है, कहने का मतलब स्वदेशी के प्रयोग पर बल, अर्थात कहने का मतलब है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करना और स्वदेशी चीजों को अपनाना। तो ऐसा भी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मुख्य विचार ये था। कहने का मतलब उनका था कि जो भारतीय समाज है, ये समाज विदेश की चीजों का उपयोग ना करके स्वदेश की चीजों का उपयोग करे, ताकि समाज का विकास हो सके, समाज के विकास के साथ साथ संस्कृति का विकास हो सके, संस्कृति के साथ साथ अपने देश का विकास हो सके। इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है कि दलित उद्धार तथा जाति पाति का खंडन किया। तो जितने भी समाज सुधारक हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और क्या नाम से महात्मा गांधी है और क्या नाम से विवेकानंद जी हैं, दयानंद जी हैं, तो ऐसे जो समाज सुधारक थे उन्होंने अपने अपने तरीके से समाज में जो दलित वर्ग है उनके उद्धार के लिए अथक प्रयास किए, जिनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कहने का मतलब इन्होंने भी दलित उद्धार से संबंधित कार्य किए हैं। अब दलित उद्धार किसे कहेंगे, समाज में ऐसे वर्ग जिनके पास व्यक्ति उच्च वर्ग वाले व्यक्ति बैठते नहीं थे, उससे बोलते नहीं थे, उनके पास रहते नहीं थे, उनसे छिपने से डर लगता था, एक दूसरे को छूते नहीं थे। अर्थात कहने का मतलब समाज में एक अस्पृश्यता की भावना फैली हुई थी, छुआछूत की भावना फैली हुई थी, एक प्रकार से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। और कहने का मतलब है कि वो अपना जीवन बिल्कुल निम्न स्तर पर व्यतीत कर रहे थे और उन्हें एक तरह से दलित माना जाता था, पीड़ित व्यक्ति माना जाता था, गरीब माना जाता था। उन सबके उद्धार के लिए इन्होंने अथक
प्रयास किया समाज में और आज के समय में सबको बराबर लाके खड़ा कर दिया और आज सभी एक समान रूपता में अध्ययन कर रहे हैं और क्या नाम से सभी जगह एक समानता के अवसर मिल रहे हैं। आप नौकरी से लेके सामाजिक तौर पर देखेंगे तो सभी जगह एक समानता का अवसर आज प्राप्त है। कहने का मतलब है जो अनेक जितने भी समाज सुधारक हुए जिन्होंने सभी समाजों में अपनी अपनी एक समाज लेके, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, ये भी एक समाज सुधारक थे जिन्होंने किस समाज की ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसमें सुधार किए, तमाम प्रकार के विकास किए। मतलब एक जो समाज को सुधारने के लिए उन्होंने अपने अपने तौर तरीके अपना के अपने अपने अनुसार अथक प्रयास किए और जिसमें सबसे ज्यादा श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गया, क्योंकि उन्होंने दलित उद्धार से संबंधित और नारी उत्थान से संबंधित कार्य किए, नारियों की स्थिति में सुधार करने से संबंधित कार्य किए। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा श्रेय गया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गया। लेकिन फिर भी सभी समाज सुधारकों ने बहुत से ऐसे कार्य किए जिनके द्वारा दलित उद्धार हुआ और समाज में तमाम प्रकार से विकास हुआ। अब बात आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक चिंतन। अभी तो जो आप पढ़ रहे थे वो थे आपके दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवादिता के बारे में। अब आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आप पढ़ेंगे राजनीतिक चिंतन के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह करना। अर्थात वो चाहते थे कि कोई भी समाज हो उसमें एक प्रकार से ऐसे नियम होना चाहिए, ऐसे शासन होना चाहिए जिसमें एक दूसरे की मर्यादा छिपी हो। अर्थात कहने का मतलब है एक दूसरे का सम्मान छिपा हुआ हो। अर्थात अगर नारी है या फिर महिला और पुरुष में ऐसा भेदभाव ना होना चाहिए कि उसको नीच ऊंच के भावना से देखा जाए। कहने का मतलब उनका था कि मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह करना उनका मुख्य उद्देश्य था, या मुख्य रूप से वो कहना चाहते हैं, जो उनका माध्यम है वो मुख्य रूप से ये है कि जो भी कार्य है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति के लिए मर्यादितता का शासन लगे, या फिर जो शासन हो उसमें सभी के लिए तरह से रिस्पेक्ट मिल रही है। और कि अब बात आती है इसी में जो राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमने बताया मर्यादित शासन की व्यवस्था का आग्रह। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी, वो होगी स्वतंत्रता और समानता का आग्रह। अब वो चाहते थे समाज में कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे, उसे समानता रहे। कहने का मतलब यह है कि जो जितनी भी समाज है उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे, ताकि वो अपना विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास, अपनी संस्कृति का विकास, अपनी सभ्यता का विकास और अपने आप का विकास कर सके। जब वो अपने आप का इन सभी चीजों का विकास कर पाएगा तो वो अपनी खुद समाज का विकास करेगा। अगर समाज का विकास हो जाएगा तो फिर अपने राष्ट्र का विकास होगा। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो चाहते थे कि व्यक्ति जो है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार रहे, समानता का अधिकार रहे। और अगर स्वतंत्रता और समानता का रहेगा तो समानता की वजह से, स्वतंत्रता की वजह से वो अपना विकास कर पाएगा, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा, अपनी समाज का विकास कर पाएगा, समाज में संस्कृति का विकास कर पाएगा, संस्कृति के साथ साथ सभ्यता का विकास कर पाएगा, इन सभी चीजों का विकास कर पाएगा। और इन्हीं सब चीजों के विकास की वजह से हमारे देश का विकास हो सकता है। ऐसा कौन मानते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसकी बात आती है कि राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। अब राज्य में सबसे मोस्ट चीज है कि जो राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रतिपादन। कहने का मतलब जो राज्य की कार्य प्रणाली है इसका एक ऐसा माध्यम होना चाहिए ताकि वो सभी लोक कल्याणकारी कार्य के लिए एक स्वरूप उसका निर्माण हो। कहने का मतलब जो भी कार्य हो वो सार्वजनिक के हित का हो, सबका उससे कल्याण हो। कहने का मतलब है कि सबका हित हो उसमें, ऐसा नहीं हो कि किसी एक व्यक्ति के लिए उसका लाभ हो रहा और तमाम प्रकार के व्यक्ति उससे पीड़ित हो रहे, तो ऐसा नहीं। अर्थात कहने का मतलब ऐसी व्यवस्था, राज्य में ऐसी व्यवस्था ताकि वो व्यक्ति, राज्य की समस्त व्यक्ति को कहने का मतलब उन्हें ठेस ना पहुंचे, उन्हें दिक्कत ना आए, तमाम प्रकार की समस्याओं से न समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्वरूप का प्रतिपादन किया। इसके बाद आप देखेंगे फिर आएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। अब कहने का मतलब वो सत्ता का विकेंद्रीकरण। भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि सत्ता, आप प्रशासन को देखेंगे तो वो अपने अपने स्तर तक प्रशासन, अपने अपने स्तर का मतलब है कि आप राष्ट्रीय लेवल से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक प्रशासन चलता है।
ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन चलता है वो ग्रामीण क्षेत्र से विकास करता, अर्थात जो जहाँ तक जो भी शासन जहाँ पर भी है वो अपने अपने स्तर से किसी न किसी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में चलता है या फिर विकास करता रहता है। ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अपने जो हम आपको बता रहे हैं वो एक ऐसी भाषा है जिसमें आप उसे याद कर सकते हैं या सीख सकते हैं, एक ऐसा कह सकते हैं कि आप उसे सीख सकते या समझ सकते। बाकी का आप ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक आपका चल रहा है वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा ग्राम प्रशासन, अर्थात दयानंद का आग्रह था कि ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर हम जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है, अर्थात जो शासन होता प्रशासन है उसकी मूलभूत क्या इकाई क्या बताया है, ग्राम है। और ग्राम के द्वारा कई समाजों के, एक ग्राम में कई समाज है, समाजों के अंदर कई परिवार, उनके परिवार के अंदर कई व्यक्ति से संबंधित कई ऐसे जीव जंतु जो अपने जीवन चलाने में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे से वो संबद्ध रहते हैं, जुड़े रहते हैं और अपने विकास करने में सक्षम रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रह के वो अपना विकास धीरे धीरे करते जाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट हेडिंग की सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह करना, अर्थात कहने का मतलब है कि राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा वे एक कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अर्थात कहने का मतलब कि अगर आप राज्य सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह अगर करना है तो कहने का मतलब है कि उसमें तमाम प्रकार के प्रशासनिक जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो भी एक ऐसे होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, ताकि वो उस स्तर पर वो उस समझ सके, उसका विकास कर सके, या फिर कहने का मतलब है उस सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह कर सके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है न्याय और दंड व कर व्यवस्था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि न्यायिक व्यवस्थाएं, कर से संबंधित व्यवस्थाएं और दंड व्यवस्थाएं इत्यादि व्यवस्थाएं ये पहले से भी और इसका अपने भारतीय संविधान में भी बढ़ा है ना। और ऐसा कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समस्त प्रकार न्याय प्रणाली उसमें बढ़े थे अपने संविधान में। और क्या नाम से जैसे कहा जाए जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ, चीज़ों के बारे में उसमें दिया है। तो बात आती है कि जो न्याय दंड व्यवस्था व कर की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं जो है ये एक तरह से विकास की प्रक्रिया के लिए ही है, क्योंकि अगर व्यक्ति समाज में है और समाज का व्यक्ति है तो उसकी मुख्य चीज़ ये है कि अगर व्यक्ति के लिए कुछ सीमाओं तक दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो वो अपनी सीमाओं से बाहर हो सकता है या फिर ज़्यादा अपनी सीमाओं को पार कर सकता है, तो उसे दंड की भी आवश्यकता रहती है ना। और अगर बात की जाए कि कर, तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा एक कर के रूप में वसूल करके और एक समाज और अपने देश में वो जो निधि होती है उसमें जो पैसा एकत्र करके देश के विकास के काम में है ना। और न्याय तो आप जानते हैं, न्याय कहने का मतलब वो व्यक्तियों के बीच में कोई बात विवाद हुआ और क्या नाम से अगर वो सुलझता नहीं है तो फिर उसके लिए ये सब प्रक्रिया ऐसे कहने का मतलब ऐसे अन्य जो भी है बहुत सारे जो है वो है राजनीतिक चिंतन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, तो हमने बहुत सारे बता भी दिए हैं। तो अब ध्यान रखें कि अब ज्यादातर आप देखेंगे आप स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार, कौन से धार्मिक विचार, अब धार्मिक विचार की बात है और धार्मिक विचार में वर्णन करेंगे आप तो इधर धर्म से संबंधित कितने विचार व्यक्त किए। ठीक है, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक विचार जो व्यक्त किए उसके बारे में पढ़े। अभी तक आप पढ़ चुके हैं उनके राजनीतिक विचार या राजनीतिक चिंतन कह सकते, अब पढ़ना है धर्म के क्षेत्र में। तो धर्म तो सबसे समाज का सबसे अच्छा अंग माना जाता है, क्योंकि धर्म जो है समाज में व्यक्तियों को सुसंगठित बनाता है। धर्म से ही तो व्यक्ति एकजुटता में रहते। उन्होंने कहा ये हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, उन्होंने कहा ये इस धर्म के, मतलब तमाम प्रकार से धर्म के द्वारा या धर्म एक माध्यम बना हुआ है व्यक्तियों के संगठन, है ना। तो धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने विचार बनाया तो या विचार व्यक्त किए, तो उसमें सबसे पहला विचार इनका था वो था एक स्वरवाद में विश्वास।
क्या था? एक संगठन में विश्वास या एक सुरवाद में विश्वास। इनमें ध्यान रखें कि हेडिंग्स हम बता दे रहे हैं, बाकी का आपको हेडिंग समझा दे रहे हैं, बाकी का आपको जो है घर पे जब हेडिंग लिखेंगे तो उसके माध्यम से आप उन हेडिंगों को समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है मूर्ति पूजा का विरोध, अर्थात वो ये मूर्ति पूजा का इसके सख्त विरोधी थे। जितने भी समाज सुधारक थे तो वो मूर्ति पूजा का तो सख्त विरोध करते थे, जितने भी समाज सुधारक थे सभी ने। जैसे कहने का मतलब राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी बहुत से समाज में सुधार किए। पहले बहुत से ऐसे कार्य चलते थे जो कि समाज के लिए बहुत ही बुरे माने जाते थे, तो उन्हें तमाम प्रकार के ऐसे कार्य शुरू भी करवाए, कुछ कार्य ऐसे रहे जिनका अंत भी करवाया, जो कि समाज में अच्छी रीति उनको क्या नाम से अंत करवा दिया। कहने का मतलब जैसे संविधान की बात कर लो, उसमें अनावश्यक कानून रहता उसे रद्द कर दिया जाता, जिसकी आवश्यकता रहती उसे निर्माण कर दिया जाता। उसी प्रकार से इसमें है भाई, समाज में जो चीज जो गलत है उसको हटा दिया जाए और जो अच्छा है उसे लागू कर दिया जाए, चला दिया जाए। इसी प्रकार से जो समाज सुधारक थे उन्होंने अथक प्रयास किए, उन्होंने उसमें विशेष प्रकार के नियम चलाए, या फिर जो प्रथाएं थी, जो प्रथाएं बंद करने योग्य थी वो सिस्टम या फिर जो प्रथाएं थी उन्हें अंत किया। जैसे कहने का मतलब वर्तमान समय में ज्यादातर प्रभाव चलता है वो है दहेज प्रथा। समाज की सबसे बड़ी बुराई वो है दहेज प्रथा। आज के समय में सबसे बड़े जो है बुराई है वो दहेज प्रथा है ना। तो ऐसे कहने का मतलब समाज में ऐसी कई ऐसी बुराइयां चलती जिसको समाज के लिए एक तरह से कलंकित मानी जाती। जैसे आज के वर्तमान समय की बात की जाए तो उसमें दहेज प्रथा समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति जो दहेज या फिर ये सब चीजें देने में सक्षम नहीं रहती, तो और जो ऐसे व्यक्ति जो क्या नाम से दहेज की मांग करते, तो एक तरह से समाज के लिए बहुत ही बड़ा क्या है कलंक माना। ठीक है, तो अब बात आती है कि मूर्ति पूजा का विरोध जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण रूप से किया और समाज को जागरूक किया। समाज में उन्होंने जागरूकता फैलाया कि भाई मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं है, आप जो अगर करते हैं तो अपने व्यक्तित्व में, अपने समाज में, अपने आप में, अपने परिवार में विकास कीजिए, ताकि आपके परिवार से आपका विकास हो सके, आपके परिवार का विकास हो सके, साथ ही आपका क्या नाम से समाज का विकास हो सके। और जब समाज का विकास होगा तो साथ ही आपका राष्ट्र का विकास। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने चलाया। इसके बाद इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण के बारे में बताया, और इसके बाद शुद्धि आंदोलन के बारे में बताया, और फिर इसके बाद ऐसे अन्य विचार व्यक्त किए धार्मिक क्षेत्र में। और फिर धार्मिक क्षेत्र में जो है उन्होंने विशेष प्रकार के विचारों के बाद कुछ सामाजिक विचार भी व्यक्त किए। कौन से सामाजिक विचार? और सामाजिक विचार में सामाजिक विचार की बात आती है, ध्यान रखें। सामाजिक विचार को उन्होंने व्यक्त किए तो कितने विचार हुए? एक तो पहले राजनीतिक चिंतन, धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, और पहले हम राजनीतिक विचार बता चुके, राजनीतिक चिंतन बता चुके। तो जितने भी बताते जा रहे हैं इसको ध्यान रखना, नोट करते जाना। ठीक है, अब बात आती है जैसे देखो इनके बहुत सारे विचार आएंगे, शिक्षा से संबंधित भी विचार रहे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो लगभग सीमित रहेगा, और जो सामाजिक विचार है और शिक्षा से संबंधित विचार है इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि जो है समय को देखते हुए आपको वैसे भी आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या फिर नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको बाकी का सिलेबस आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक्स।